नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की जो करोड़ों लोगों के सपनों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जी हां, आर्टिकल 16। ये आर्टिकल सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की गारंटी देता है। देखिए, भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये इज्जत, सुरक्षा और एक बेहतर जिंदगी का टिकट मानी जाती है। तो इस तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा, ये आर्टिकल 16 ही तय करता है। पर क्या ये रास्ता बिल्कुल सीधा है? ये इसमें कुछ अहम मोड़ भी हैं। चलिए, आज इसी पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, जब संविधान कहता है मौके की बराबरी या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि रेस की शुरुआत में सबको एक ही लाइन पर खड़ा कर दो, भले ही किसी के हालात कैसे भी हों? या फिर इसका मतलब कुछ और ज्यादा गहरा है, कुछ ऐसा जो बराबरी को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में लाने की कोशिश करता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल की नींव को, इसकी बिल्कुल जड़ को समझना बहुत जरूरी है। ये संविधान की तरफ से भारत के हर नागरिक को दिया गया एक मजबूत वादा है, एक ऐसा भरोसा जो कहता है कि सरकारी सिस्टम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ठीक है, तो इसकी पहली और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 यानी 16(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी के मामले में बराबर मौका देगा। अच्छा, यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसमें राज्य सरकारें, संसद और सारी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब ये हमारे संविधान की एक बुनियादी गारंटी है जो कहती है कि काबिलियत ही सबसे बड़ा पैमाना होगी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस वादे को और भी पक्का करने के लिए संविधान एक कदम और आगे बढ़ता है। आर्टिकल 16(2) में बाकायदा एक लिस्ट दी गई है कि किन आधारों पर भेदभाव करना बिल्कुल मना है। मतलब आप किसी को उसके धर्म के नाम पर नहीं रोक सकते, किसी की जाति या जेंडर को उसकी अयोग्यता का कारण नहीं बना सकते, और कोई कहाँ पैदा हुआ है या कहाँ रहता है इस वजह से भी उसे किसी सरकारी पद से दूर नहीं किया जा सकता। ये लिस्ट आप कह सकते हैं कि बराबरी के उस वादे को एक कानूनी कवच देती है, उसे और भी मजबूत बनाती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो बराबरी का सिद्धांत है, ये सुनने में जितना सीधा और सरल लगता है, असल में उतना है नहीं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों को ये पता था कि भारत का समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। यहां सिर्फ कागजी बराबरी दे देना काफी नहीं होगा। इसीलिए संविधान खुद इस सामान्य नियम के कुछ अपवादों के लिए दरवाजे खोलता है, ताकि समानता का आइडिया ज्यादा प्रैक्टिकल और सार्थक बन सके। तो आखिर ये अपवाद हैं क्या, जो बराबरी के सीधे से नियम को इतना मल्टी डायमेंशनल बना देते हैं? चलिए अब इन खास प्रावधानों को समझते हैं जो समाज की अलग अलग जरूरतों को देखकर बनाए गए हैं। संविधान कुछ स्पेशल सिचुएशंस को पहचानता है, जैसे क्लॉज 3 संसद को यह पावर देता है कि वो कुछ खास नौकरियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। इसी तरह क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोई संस्था किसी खास धर्म की है तो वहां उसी धर्म को मानने वाले को नौकरी दी जा सकती है। और हाल ही में जोड़ा गया क्लॉज 6 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात करता है। लेकिन रुकिए, आर्टिकल 16 का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित अपवाद तो अभी बाकी है। और अब हम आते हैं आर्टिकल 16 के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आरक्षण का विशेष प्रावधान। यह आता है आर्टिकल 16(4) के तहत, और ये बराबरी के आइडिया को एक नया मतलब देता है। ये सिर्फ अवसर की बराबरी की बात नहीं करता, बल्कि एक तरह से नतीजों की बराबरी की तरफ एक कदम है। तो सवाल ये है कि आरक्षण लागू कैसे होता है? क्या ये किसी की मर्जी पर है? बिल्कुल नहीं। संविधान ने इसके लिए एक लॉजिकल प्रोसेस बताया है। पहला कदम, सरकार को उन वर्गों की पहचान करनी होगी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरा कदम, सरकार को यह डेटा देखना होगा कि क्या इन वर्गों का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है भी या नहीं, और अगर जवाब नहीं में है, सिर्फ तभी सरकार तीसरा कदम उठा सकती है, यानी उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है। तो पॉइंट यह है कि यह एक कंडीशनल, डेटा पर आधारित प्रावधान है, कोई मनमाना कानून नहीं। समय के साथ सामाजिक जरूरतों को देखते हुए इस प्रावधान का दायरा और भी बढ़ाया गया। संसद ने इसमें 2 और जरूरी बातें जोड़ी। पहला,
क्लॉज 16(4)(a) जो कहता है कि आरक्षण सिर्फ पहली नौकरी में नहीं बल्कि प्रमोशन में भी दिया जा सकता है, और दूसरा क्लॉज 16(4)(b) जो ये तय करता है कि अगर किसी साल रिजर्व सीटें खाली रह जाएं तो उन्हें अगली भर्ती में अलग से भरा जाए और उन्हें उस साल की 50% लिमिट में न गिना जाए। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे सोशल जस्टिस के लिए खुद को विकसित करता रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता रहा, क्या आरक्षण की कोई सीमा है? क्या ये अनलिमिटेड हो सकता है? इस सवाल का जवाब मिला 1992 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से, जिसे हम इंदिरा साहनी केस या मंडल केस के नाम से जानते हैं। इस एक फैसले ने भारत में आरक्षण की पूरी बहस की दिशा ही बदल कर रख दी। इस केस का सबसे बड़ा और सबसे दूर तक असर डालने वाला फैसला यही था। सुप्रीम कोर्ट ने बराबरी के अधिकार और सामाजिक न्याय के बीच एक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन ये आर्टिकल 16 के मूल सिद्धांत यानी मौके की बराबरी को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि कुल आरक्षण सामान्य हालात में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नंबर 50% भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। ये एक लिमिट है जो याद दिलाती है कि आरक्षण का मकसद समाज के पिछड़े वर्गों को आगे लाना है, न कि सिस्टम को पूरी तरह से उलट देना। हाँ, ये बात और है कि कुछ राज्यों ने खास हालात का हवाला देकर इस लिमिट को पार करने की कोशिश की है, जिस पर कानूनी बहस आज भी चलती रहती है। इंदिरा साहनी केस ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, क्रीमी लेयर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलना चाहिए। पिछड़े वर्गों में भी जो लोग या परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें अब इस सहारे की जरूरत नहीं है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा और आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे सोच ये थी कि आरक्षण का लाभ उस वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। तो इस पूरी यात्रा के बाद, जहां हमने एक सीधे से वादे से शुरुआत की और फिर उसके अपवादों, शर्तों और सीमाओं को समझा, हम घूम फिर कर वापस अपने उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये समानता, ये इक्वालिटी है क्या? तो आखिर में सवाल यही है, क्या आर्टिकल 16 बराबरी का एक सीधा साधा आइडियल वादा है, या फिर यह हमारे समाज की हजारों साल पुरानी सच्चाइयों को समझते हुए एक बैलेंस बनाने की एक बहुत ही मुश्किल और लगातार चलने वाली कोशिश है? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही इस अनुच्छेद की खूबसूरती है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कोई सूखी किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो एक बेहतर और न्याय से भरे भारत को बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।